Friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear guys, we are going to study the second part of the first lesson named The Last Lesson penned by Alphonse Edard. Let's begin with the text. Poor man, it was in the honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too, and they had not gone to school more. It was their way of thanking the master for his 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was theirs no more. तो डियर गाइस, पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि मिस्टर एम हैमेल की बातें सुन करके वो नन्हा फ्रेंच जो कि स्टोरी का नरेटर है बड़ा हतप्रभ हो गया था. ही वॉज वंडर्ड और सोचते सोचते उसने सोचा कि बेचारे, यानी वो अपने शिक्षक एम हैमेल को बेचारा आदमी समझ रहा है और फिर आगे नरेट कर रहा है. इट वॉज इन द ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन. तो ये सब उसके आखिरी लेसन के सम्मान में था. दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि उन्होंने अपना संडे का सुंदर कपड़ा पहना हुआ था. यानी कि जो वस्त्र वे अमूमन नहीं धारण करते थे, सिर्फ फंक्शंस या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेट्स को ही पहनते थे, वो वाली ड्रेस उन्होंने पहनी थी. एंड नाउ द बॉय अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. और उस नन्हे फ्रेंच को अब ये बात भी समझ में आ गई कि गांव के लोग पीछे की सीटों पर क्यों बैठे हुए थे. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी. ऐसा इसलिए था कि वे भी दुखी थे. दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे भी अपेक्षा के अनुसार ही अपने विद्यालय नहीं गए थे अपनी उम्र में, इसलिए उन्हें भी इसका दुख था. एंड इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was theirs no more. तो ये भी उनका अपना एक तरीका था अपने शिक्षक की 40 साल की लॉयल सर्विसेज को थैंक यू बोलने का और अपने उस देश के प्रति सम्मान व्यक्त करने का जो कि अब उनका नहीं था. तो कहने का अभिप्राय यह है कि मिस्टर एम हैमेल की बातें सुनकर के लड़का बड़ा दुखी हुआ था और उसने उनके रूड बिहेवियर तक को भुला दिया था और उसे ये बात समझ में आई कि ये बेचारे अपना सबसे सुंदर ड्रेस आज इसलिए पहन के आए हैं क्योंकि ये इनका आखिरी पाठ है. उसके सम्मान में इन्होंने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी हुई है. और इस लड़के को ये बात भी समझ में आ गई कि गांव वाले कमरे के पीछे की ओर क्यों बैठे हैं. ऐसा इसलिए था कि वे भी ज़्यादा स्कूल न हो जा पाने से दुखी थे और ये उनका अपने शिक्षक की 40 साल की सेवा का थैंक यू बोलने का तरीका था और उस देश के प्रति सम्मान व्यक्त करने का तरीका था जो देश अब उनका नहीं था. While I was thinking of all this, I heard my name called. फ्रेंच बता रहा है कि जब वो बैठ कर के ये चीज़ें सोच रहा था तभी उसने सुना कि उसका नाम बुलाया गया. It was my turn to recite. अब व्यक्त करने का की मेरी बारी थी.
what would I not have given to be able to say that the dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without a mistake. तो बिना गलती के पार्टिसिपल्स के भयानक नियम को पूरा पूरा और जोर जोर से स्पष्ट सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। कहने का मतलब यह है कि पार्टिसिपल के कठिन नियमों को जोर जोर से बिना रुके हुए, बिना गलती हुए पढ़ने का मैं भी इच्छुक था। But I got mixed up on the first words and stood there holding to my desk, my heart beating and not daring to look up. लेकिन मैं तो पहले ही शब्द पे अटक गया। मैंने निराशा में अपनी डेस्क पकड़ ली। मेरा हृदय धक धक कर रहा था और मेरी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। I heard young Hamel say to me, I want to scold you little friends, you must feel bad enough. तो उसने कहा, मैंने खुद से एम हैमेल को कहते सुना कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं नन्हे फ्रेंच, क्योंकि तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। See how it is. Every day we have said to ourselves, वाह, I have plenty of time. देखो अब ये क्या हो गया। प्रतिदिन हम अपने आप से कहते हैं कि अरे अभी तो हमारे पास बहुत समय है। I'll learn it tomorrow. मैं इसे कल पढ़ लूँगा। And now you see where we have come out. और अब उसका परिणाम तुम खुद ही देख लो कि टालते टालते हम किस परिणाम पे पहुँच गए। And that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. और पूरे अल्सास की यही बड़ी दिक्कत है कि पूरे अल्सास में रहने वाले लोग अपने पढ़ाई लिखाई के काम को कल पे टाल देते हैं। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretended to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves with. तो पूरे अल्सास की यही दिक्कत है कि वो हर पढ़ाई लिखाई के हर काम को कल पे टाल देता है। अब उन लोगों के पास ये कहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है आप लोगों से। उन लोगों का अभिप्राय है जर्मन के अधिकारियों से। तो जर्मनी वालों को अब ये आपसे कहने का हक मिल जाता है कि अरे तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते हो और फिर भी यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। न तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो, न तो तुम अपनी भाषा लिख सकते हो, इसके बाद भी तुम फ्रेंच होने का दिखावा करते हो। न पढ़ लिख कर ये अधिकार हम उनको दे देते हैं। लेकिन नन्हे फ्रेंच, तुम ही सबसे खराब नहीं हो। इस कमी के लिए हम सब मिलकर दोषी हैं। Your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे माता पिता को तुम्हें पढ़ा लेने की अधिक चिंता नहीं है। They prefer to put you to work on a farm
are at the mill so as to have little money. वे चाहते हैं, वे तुम्हें किसी फार्म पे रख देना चाहते हैं या किसी फैक्ट्री में रख देना चाहते हैं थोड़े पैसे कमाने के लिए. एंड आई, मिस्टर एम हैमेल कह रहे हैं कि और मैं, यानी ये और वो शिक्षक महोदय, हैव आई बीन टू ब्लेम आल्सो, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो. मैं, मेरे ऊपर भी दोष लगाया जाना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. क्या मैंने अक्सर तुम लोगों को अपने फूलों में पानी देने के लिए, अपना पाठ याद करने के स्थान पर तुम लोगों को फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेज दिया? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे. और जब कभी भी मेरा मछली पकड़ने का मन हुआ तो क्या मैंने तुम लोगों को छुट्टी नहीं दे दी, तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी? तो कहने का अभिप्राय यह है कि इसके लिए वो नन्हे फ्रेंच को दोषी नहीं मानते, वे स्टूडेंट्स के पेरेंट साथ ही साथ खुद को भी इसका दोषी मानते हैं. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had to key to the prison. इसके बाद एक बात के बाद दूसरी बातें होती रही और एम हैमेल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करते रहे. उन्होंने कहा कि ये पूरे दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा है, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक, और हमें अपने बीच में इसकी रक्षा करनी होगी और इसे कभी भूलना नहीं होगा, क्योंकि जब कोई राष्ट्र गुलाम होता है तो जितना दिन तक उसके लोगों की उसकी लैंग्वेज पे पकड़ बनी रहती है तो समझो कि उनके हाथ में उस गुलामी के जेल के ताले की की होती है. Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमें अपना पाठ पढ़ाया. I was amazed to see how well I understood it. मैं तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मैंने कितने कायदे से इसको समझा. All he said seemed so easy. उन्होंने जो कुछ भी सिखाया वो इतना सरल प्रतीत हुआ, इतना अधिक सरल प्रतीत हुआ जिसकी की कोई बात ही नहीं है. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so patience. मैंने भी ध्यान दिया कि मैंने इतने ध्यान से कभी नहीं पढ़ा था और उन्होंने भी इतना विविडली कभी पढ़ाया नहीं था इतने धैर्य के साथ. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads in one stroke. ऐसा लगता था कि जैसे वे बेचारे उनके पास जितना भी कुछ था जाने से पहले वे हमें दे देना चाहते थे और हमारे दिमाग में एक ही बार में वो चीज़ स्पष्ट कर देना चाहते थे. Dear guys, it was all for today. Thanks for watching. Bye.